सुबह की पहली किरणें और एक किसान दामोदर अपने हल के साथ जमीन का सीना चीर रहा है। ये सिर्फ एक किसान की कहानी नहीं है, बल्कि उस मिट्टी की दास्तान है जिस पर सल्तनतें बनी और बिखर गईं। ये कहानी है हक की, विरासत की और उस सदियों पुराने सवाल की कि जमीन का असली मालिक आखिर है कौन। क्या वो दामोदर है जिसका पसीना इस जमीन को सींचता है, या फिर दूर दिल्ली में बैठा बादशाह। 17वीं सदी में फ्रांसवा बर्नियर जैसे कई यूरोपियन ट्रैवलर्स हिंदुस्तान आए। उन्होंने जो देखा उसे अपने हिसाब से समझा और लिखा। और उन्होंने एक बहुत सीधी सी बात कही, भारत में शासक ही सारी जमीन का मालिक है। मतलब सारी की सारी जमीन बादशाह की है। और ये एक ऐसा आइडिया था जिसने सदियों तक भारत के बारे में यूरोप की सोच को एक शक्ल दी। लेकिन क्या ये पूरा सच था? क्या दामोदर जैसे करोड़ों किसानों के लिए जमीन का मतलब सिर्फ बादशाह की जायदाद का एक टुकड़ा था, या फिर ये उनकी विरासत थी, उनकी पहचान थी? तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। देखिए, दामोदर जिस दुनिया में जी रहा था वो मुगल सल्तनत की दुनिया थी। एक ऐसी सल्तनत जिसकी शान और शौकत की मिसालें दी जाती थीं, और इस शानदार सल्तनत की नींव, हाँ, वो इसी जमीन और इसके किसानों पे टिकी थी। ये साम्राज्य असल में जमीन पर ही बना था। आगरा से लेकर लाहौर तक फैली इस सल्तनत की दौलत, इसकी ताकत, सब कुछ जमीन से होने वाली पैदावार से ही आता था। यही वो खजाना था जिससे एक बहुत बड़ी फौज चलती थी और ताजमहल जैसी आलीशान इमारतें बनती थीं। इतिहासकार किंग्सले डेविस के मुताबिक उस वक्त हिंदुस्तान की आबादी लगभग 12.5 करोड़ थी। सोचिए जरा, इतने विशाल देश और इतनी बड़ी आबादी को चलाने वाला जो सिस्टम रहा होगा वो कितना पेचीदा और ताकतवर होगा। और इस पूरे सिस्टम की रीढ़ की हड्डी थी मालगुजारी। इसका मतलब बड़ा सीधा था, हर किसान की फसल के एक हिस्से पर सल्तनत का हक है। यही वो टैक्स था जो मुगल खजाने की जान था। तो चलिए अब सल्तनत के बड़े बड़े दरबारों से निकलकर वापस दामोदर के गांव चलते हैं और देखते हैं कि ताकत की वो कौन सी जंजीरें थीं जो उसे सीधे बादशाह के तख्त से जोड़ती थीं। हमारा किसान दामोदर एक खुदकाश्त किसान था। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वो किसान जो अपनी खुद की यानी पुश्तैनी जमीन पर खेती करता था। उसके पास अपने हल, बैल थे और गांव के समाज में उसका एक रुतबा था। वो अपनी जमीन का मालिक तो था, पर इसी वजह से टैक्स चुकाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी उसी की थी। लेकिन दामोदर की जिंदगी में सबसे ताकतवर शख्स था जागीरदार। जब वो अपने सिपाहियों के साथ घोड़े पर बैठकर गांव में आता था तो एक खौफ और तनाव का माहौल बन जाता था। वो कोई और नहीं, बादशाह का नुमाइंदा था। तो ये जागीरदार कौन था? देखिए, सल्तनत में हर बड़े अफसर को यानी मनसबदार को कैश सैलरी के बदले अक्सर एक इलाके से मालगुजारी वसूलने का हक दे दिया जाता था। इसी हक को जागीर कहते थे, और जिसे ये हक मिलता वो कहलाता था जागीरदार। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि वो जमीन का मालिक नहीं था, वो सिर्फ एक टैक्स कलेक्टर था। अब कहानी में एक और अहम किरदार है जमींदार। जागीरदार और जमींदार का फर्क समझना बहुत जरूरी है। जागीरदार दिल्ली से भेजा गया एक सरकारी अफसर था जिसका आज यहाँ तो कल कहीं और तबादला हो सकता था, जबकि जमींदार उसी इलाके का पुश्तैनी मुखिया था जिसकी जड़ें उस जमीन में पीढ़ियों से थीं। जमींदार मालगुजारी वसूलने में सल्तनत की मदद करते थे और इस काम के बदले उन्हें मिलता था मालिकान, जो कुल वसूली का लगभग 10% होता था। ये एक तरह से उनका कमीशन था। साथ ही उन्हें नानकर के तौर पर कुछ जमीन भी दी जाती थी जिस पर कोई टैक्स नहीं लगता था, जो उनकी ताकत और रुतबे की निशानी होती थी। इस पेचीदा सिस्टम के बीच दामोदर के गांव तक दुनिया के दूसरे कोनों से कुछ ऐसी चीजें पहुंची जिन्होंने उम्मीद की एक नई किरण जगा दी। दुनिया बदल रही थी और इसका सीधा असर हिंदुस्तान के खेतों पर पड़ रहा था। 16वीं सदी में पुर्तगाली व्यापारी समुंदर के रास्ते नई दुनिया के खजाने लेकर हिंदुस्तान पहुंचे। 17वीं सदी की शुरुआत तक तंबाकू और मक्का जैसी नई फसलें यहाँ के खेतों में उगने लगी, और देखते ही देखते आलू और मिर्च तो जैसे घर घर का हिस्सा बन गए। तंबाकू, मक्का, टमाटर, आलू, मिर्च, इन फसलों ने भारतीय खेती और हमारे खाने पीने में जैसे एक क्रांति ला दी। जरा सोचकर देखिए, क्या आज हम आलू और मिर्च के बिना अपने खाने की कल्पना भी कर सकते हैं? दामोदर जैसे किसानों के लिए ये एक मौका था कि वो अपनी फसलों में कुछ नयापन लाएं और शायद थोड़ी ज्यादा कमाई कर सकें। लेकिन ये उम्मीदें अक्सर ज्यादा देर टिक नहीं पाती थीं।
जिस सिस्टम की छाया में किसान जी रहे थे उसकी हकीकतें बहुत कठोर थीं और संघर्ष जैसे उनकी किस्मत का हिस्सा था। जागीरदारी निज़ाम में एक बहुत बड़ी एक जानलेवा खामी थी, वो ये कि जागीरें पुश्तैनी नहीं होती थीं और बादशाह अक्सर जागीरदारों के तबादले करते रहते थे। यही वो बात थी जिसने किसानों के शोषण का सीधा रास्ता खोल दिया। तो ये शोषण का चक्र चलता कैसे था? पहला कदम, एक नया जागीरदार आता है जिसे पता है कि उसका तबादला कभी भी हो सकता है, तो वो आता है दूसरे कदम पर, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा मालगुजारी वसूलना। इसका नतीजा होता था तीसरा कदम। उसे जमीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं होती, उसे तो बस जमीन को निचोड़ना होता है। और इस सब का सारा बोझ आखिर में किस पर पड़ता था? किसान पर, जो था चौथा और आखिरी कदम, कर्ज, भुखमरी और बर्बादी। और गांव के अंदर भी सब बराबर नहीं थे। एक तरफ दामोदर जैसे खुदकाश्त किसान थे जिनके पास अपनी जमीन का हक था, तो वहीं दूसरी तरफ मुजारियन थे, यानी वो भूमिहीन किसान जो दूसरों की जमीन किराए पर लेकर या मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे। उनके पास कोई हक नहीं था, कोई सुरक्षा नहीं थी, उन्हें कभी भी उनकी जमीन से बेदखल किया जा सकता था। तो जब हम इस पूरी तस्वीर को एक साथ देखते हैं तो ये समझ आता है कि मुगलकालीन भारत में जमीन का रिश्ता कितना उलझा हुआ और कई परतों वाला था। मुगल निज़ाम असल में हक और जिम्मेदारियों का एक जटिल जाल था। यहाँ मालिकाना हक की कई परतें थीं। बादशाह, जागीरदार, जमींदार और किसान सब इस जंजीर से जुड़े थे और इस पूरी व्यवस्था की बुनियाद किसान था। पर विडंबना देखिए, वही इसका सबसे कमजोर और सबसे शोषित हिस्सा भी था। सदियां बीत चुकी हैं, सल्तनतें बदल गईं, कानून बदल गए, दामोदर की न जाने कितनी पीढ़ियां गुजर गईं, लेकिन क्या जमीन के असली मालिक का सवाल आज भी पूरी तरह से सुलझ पाया है? ये वो सवाल है जो आज भी हमारी मिट्टी के दास्तान में कहीं ना कहीं गूंजता है।